हेलो बच्चों। तो अब आज हम काइनेटिक एनर्जी के आगे का पार्ट पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है। काइनेटिक एनर्जी एक रिलेटिव टर्म है कि नहीं है। कहने का मतलब वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला क्या हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी के इसी पोर्शन इसी लेक्चर नेक्स्ट सेशन के अंदर बच्चों आज हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है और उनको अगर हम P और E के बीच में ग्राफ बनाएं, E और M के बीच में ग्राफ बनाएं, E और V के बीच में ग्राफ होगा तो वो किस टाइप से ये वेरी कर सकता है। तो ये हम सब आज कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले काइनेटिक एनर्जी का अगर सेशन नहीं देखा है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाके काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड वो वीडियो देखना ताकि आपको ये वाला आज का सेशन आपको समझ में आए, ठीक है। ठीक है, तो साथ में हम बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी का अगर इससे पहले का सेशन देखा है तो आपको मिलेगा कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हमने निकाला था हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये आपके पास में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हमने दो मेथड से निकाला है। एक तो हमने निकाला है ट्रेडिशनल मेथड से, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड से ये आपके पास में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे आया या किस टाइप से हमने फाइंड किया वो आप इससे पहले वाले सेशन के अंदर देखना होगा। और दूसरा बच्चों हमने निकाला कैलकुलस मेथड से, ठीक है। कैलकुलस मेथड से भी हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये हमने निकाला था, ठीक है। तो ये अगर आपने नहीं देखे हैं, अगर आपको नहीं आते तो प्लीज ये मैं आपको स्ट्रोंगली सजेस्ट करूंगा कि आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके काइनेटिक एनर्जी वाला जो आपके पास में वीडियो है वो आप देखें, ठीक है। तो दोस्तों बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है संजू कुमावत और आज के टॉपिक के अंदर हम काइनेटिक एनर्जी के आगे के पोर्शन पढ़ने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी के अगले पोर्शन के अंदर या अगले पड़ाव के अंदर हम ऐसे कह सकते हैं दोस्तों कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये बच्चों एक तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। ये किस पे डिपेंड करती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे किस टाइप से डिपेंड करती है ये हमें बताना है। इससे पहले भी अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूं तो अगर आपने वीडियो देखे हैं या आपको ये आइडिया है कि क्या वर्क डन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है तो आपके दिल में जहन में ये बात आनी चाहिए कि हाँ सचमुच में वर्क डन भी बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। सिमिलरली ऐसे आपके पास में काइनेटिक एनर्जी भी बच्चों क्या करती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। अलग अलग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे किस टाइप से डिपेंड करेगी ऐसे समझिए कि आपके पास में ये कोई कार है, ठीक है। और कार के अंदर आपके पास में एक ऑब्जर्वर कार के अंदर बैठा है और एक आदमी भी यहीं बैठा हुआ है। कार बच्चों v स्पीड से मूव कर रही है ऑन द स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। अब आप इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर इस ए पर्सन की अगर आप काइनेटिक एनर्जी पूछोगे तो ये कहेगा कि ऑब्जर्वर आपके पास में ओ है तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो ए पर्सन बच्चों उसकी जो स्पीड है वो 0 है। स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ, ठीक है, वो आपके पास में कितनी है? 0 है। तो अगर आप इस ऑब्जर्वर से इस आदमी की काइनेटिक एनर्जी पूछोगे तो ये कहेगा कि काइनेटिक एनर्जी किसकी? ए की, वो बच्चों 0 है। क्योंकि इसको ऐसा लगेगा कि ये आपके पास में ये जो ए पर्सन है ये मूव ही नहीं कर रहा तो यहाँ पे इसके पास में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। और आपको काइनेटिक एनर्जी के डेफिनेशन में भी हमने सीखा था काइनेटिक एनर्जी हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर ही होती है या बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, उसकी मोशन की वजह से होती है। तो इसको लगेगा कि ये मूविंग स्टेट में नहीं है। मूविंग स्टेट में नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इस ए पर्सन के अंदर किसी टाइप की कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। लेकिन इसी स्टेट पाथ के ऊपर अगर कोई दूसरा आपके पास में ऑब्जर्वर O2 खड़ा है, ठीक है, या ओडेस है, अगर आप इस ओडेस को पूछे कि ए पर्सन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है तो इस ऑब्जर्वर ओडेस को लगेगा कि ए पर्सन इज मूविंग विद स्पीड v, तो देन काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू ए पर्सन, ठीक है, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर्सन ए विल बी आपके पास में हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ये मान लें कि इस ए पर्सन का मास m है और ये कार v स्पीड से मूव कर रही है तो ऑब्जर्वर ओडेस के अकॉर्डिंग इस आदमी की जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों ये आपके पास मिलेगी हाफ mv स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है आपको समझने के लिए ये आपको ध्यान रखना है कि काइनेटिक जो एनर्जी होती है वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है।
अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग जो अलग अलग फ्रेम में सिचुएटेड हैं उनके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में काइनेटिक जो एनर्जी जो होती है बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये क्या बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उस पर भी डिपेंड करती है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², ये तभी वैलिड है जब आपके पास में उस पार्टिकल की उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो वेरी वेरी लेस देन c हो। c बोले तो c आप कह सकते हो, ये c क्या है, c है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, अगर लाइट की स्पीड से अगर कम स्पीड है तब आपके पास में अगर ये कंडीशन है तभी आपके पास में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा। अगर कोई पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है तब आपके पास में उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, ठीक है, वो हम एसटीआर में पढ़ते हैं। वैसे होगी कितनी, आप ये भी वो हो जाएगी आपके पास में v डैश, उसको लिख सकते हैं v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सॉरी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो नया वाला v डैश ये बन जाएगा आपके पास। तो फिर काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी जब आपके पास में कोई पार्टिकल अगर c स्पीड से मूव कर रहा है तो ये बन जाएगा आपके पास में 1/2 mv डैश। c स्पीड, या ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास में जो ये जो v डैश है ये अप्रोक्स c के इक्वल है उस हिसाब से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फिर ये बन जाएगा और ये इस v डैश की वैल्यू ये बन जाएगी जब कोई भी पार्टिकल कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अप्रोक्स टू लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब यहाँ पे आपके पास जो v स्पीड है वो लाइट की स्पीड से वेरी 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 लेस देन कम है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपके पास में काइनेटिक एनर्जी की कुछ चीजें हैं। साथ में इसी सेशन के अंदर बच्चों हम वर्क पावर एनर्जी की बात भी कर लेते हैं कि वर्क पावर एनर्जी होती क्या है, ठीक है। तो वर्क पावर एनर्जी भी पढ़ लेते हैं। देखो वर्क पावर एनर्जी को मैं वैसे तो निकालने के तरीके से एक बहुत शॉर्टकट तरीका है जिसको अपन ट्रेडिशनल कह सकते हैं या शॉर्टकट कह सकते हैं, किसी को बेवकूफ बनाने वाला भी कह सकते हैं। मैं बताऊंगा एक अच्छा तरीका बताऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी को हम सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम है हम उसको किस टाइप से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को डिराइव करेंगे, एक तो क्या बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक है वो बता रहा हूं, एक दूसरा जो ऑथेंटिक वे है उस टाइप से भी हम एनर्जी और क्या बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का जो मैं फॉर्मूला डिराइव करने वाला वो आपको समझना है। बच्चों वर्क पावर मैं आपको जो बताने वाला हूं, जो टॉपिक है उसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं बार बार में अलग चीज स्पेल कर रहा हूं तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो शायद दूसरा वर्ड निकल रहा है। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है पहले बताता हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम में ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के ऊपर किया गया नेट वर्क डन वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल नेट वर्क डन। यहां मैंने डेल्टा साइन लगाया है, डेल्टा का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है और उसके ऊपर किया गया वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में चेंज। अब यहां पे जो नेट वर्क डन है, यहां पे ये आपके पास में जो नेट वर्क डन है ये किस किस की वजह से हो सकता है, तो बच्चों यहां पे नेट वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से भी हो सकता है। यहां पे नेट जो वर्क डन है ये सबको मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू किया गया वर्क डन, साथ में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू किया गया वर्क डन, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू किया गया वर्क डन और आपके पास में इंटरनल फोर्सेस के थ्रू किया गया वर्क डन, या जो भी और भी कुछ फोर्सेज है उन सबके थ्रू किया गया जो वर्क डन होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स से, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स से और आपके पास में इंटरनल फोर्स के थ्रू किया गया जो टोटल वर्क डन होगा दैट इज नेट वर्क डन, ये आपके पास में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। ये आपके पास में वर्क एनर्जी थ्योरम है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर और हमें निकालना होता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या स्टेट करती है, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट यह है कि नेट वर्क डन, ठीक है, ऑन एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और बॉडी इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है वही उस ऑब्जेक्ट पे किए गए नेट वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। यह आपको समझने की बात है।
अब ये जो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी का ये चेंज है, ये एक में डिराइव करने के लिए, डेरिवेशन के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, इसको हम कैसे डिराइव भी कर सकते हैं, इस चीज को, इस फॉर्मूले को कैसे कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है दोस्तों, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो क्या होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है आपके पास में v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अगर बच्चों में इसको दोनों तरफ m/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसके LHS वाले पोर्शन के अंदर, उसके RHS वाले के अंदर 1/2 m से, देखो कैसे 1/2 m से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इधर हो गया 1/2 mv स्क्वायर, और इधर भी मुझे 1/2 m से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपके पास में है u स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 mu स्क्वायर, और ये बनेगा, ठीक है, देखो ये क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बन जाएगा आपके पास मेंmas। अगर आप एक चीज देख पा रहे हो तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया, हाफ mv स्क्वायर, ये भी हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। इसका मतलब ये इनिशियल स्टेट में काइनेटिक एनर्जी, ये किसी फाइनल स्टेट के अंदर काइनेटिक एनर्जी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कितना, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं 1/2 mu स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास से बच गया mas। देखो ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ma फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma, तो ma को लिखेंगे हम F और S आपके पास में डिस्प्लेसमेंट है। और आपको पता हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है बच्चों, ये वर्क डन होता है, तो क्या बन गया, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी kF माइनस ki। इसको लिखा जा सकता है W इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसको शॉर्टकट वे में मान सकते हैं, वैसे ये ऑथेंटिक डेरिवेशन है नहीं, लेकिन हम इसको ऐसा बना भी सकते हैं। ठीक है, तो एक वर्क एनर्जी का फॉर्मूला ये इस टाइप से भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं। दूसरा का तरीका एक ऑथेंटिक वे में अगर मैं समझाऊं कि एक इसको ऑथेंटिक वे में किस टाइप से हम डिराइव कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को, तो बच्चों हम उसको इस टाइप से भी समझा सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है ये होना चाहिए दोस्तों, किसी भी बॉडी के ऊपर किया गया जो वर्क डन होगा उसको हम लिखेंगे कितने, किसे, F इंटू एस से। ठीक है, या चलो एक बार इसको डायग्राम के थ्रू लेता हूं। मान लीजिए बच्चों ये आपके पास में कोई स्ट्रेट लाइन पाथ है और ये कार है। ठीक है, कार की इनिशियल स्पीड u है, और कार की यहां पे जब कार जाती है तब कार की स्पीड v बन जाती है। कार यहां से यहां तक टोटल डिस्प्लेस s होती है, और s होने में ऐसे समझिए इसके ऊपर F फोर्स लगा होगा तब ये डिस्प्लेस हुई होगी। ठीक है, तो अगर मैं छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लूं ds, तो छोटे से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन दैट विल बी F इंटू ds साथ में। लेकिन हमें पता है कि कार की क्या बोलते हैं, हमें तो टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस dw को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और ये बन जाएगा आपके पास में टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन, और इसको मैं लिखूंगा कैसे, F इंटू ds। ठीक है, और आप देखो एक चीज, यहां से ये जो आपके पास में जो टोटल वर्क डन है वो कहां से कहां हो रहा है, u से लेकर v तक। जब आपके पास में ऑब्जेक्ट u स्पीड से v स्पीड गेन कर रहा है, मतलब वो v स्पीड गेन कर रहा है, तब तक आपके पास में टोटल वर्क डन। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं w इज इक्वल टू, F को क्या लिखा जा सकता है, F को लिखा जा सकता है ma इंटू ds। ठीक है, तो और इसको थोड़ा आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आपके पास में यह आएगा W इज इक्वल टू, देखो कहां से कहां तक, u से लेकर v तक, और m और a को हम लिखेंगे कैसे, dv अपॉन dt और इंटू ds। ठीक है, क्या होगा, W इज इक्वल टू, आपके पास में क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो हम m को बाहर निकाले, यहां u से लेकर v, और देखो इस dv को मैं ऐसे कैसे कर रहा हूं, dt को केवल इस ds के नीचे भेज रहा हूं, तो ये क्या ऐसा नहीं बन सकता, ds अपॉन dt और आपके पास में dv, ये बन गया W इज इक्वल टू m और यहां u से लेकर v, और देखो ds अपॉन dt बन गया v और इंटू dv। अरे v का हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू v,
तो क्या बन जाएगा W इज इक्वल टू एम, और इस V का इंडिकेशन बनेगा V स्क्वायर बाई 2 और U से लेकर V। हम ये अपर लिमिट रख के फिर माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो क्या बनेगा m, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो बनेगा V स्क्वायर बाई 2 माइनस, अभी V की जगह रखो लोअर लिमिट तो लिखेंगे U स्क्वायर बाई 2। क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू 1/2 को बाहर ले लो तो 1/2 m और बन गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। क्या ये देखो इसको ऐसा लिखा जा सकता है W इज इक्वल टू हाफ m V स्क्वायर माइनस हाफ m U स्क्वायर। अरे ये तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये आपके पास में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अरे ये तो फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का मतलब चेंज आ गया। तुम लिखोगे तो हम इसको क्या लिखेंगे W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपके पास में बच्चों वर्क और एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन है, जो ऑथेंटिक जिस लेवल में हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड में, उस लेवल में आपके पास में वर्क एनर्जी थ्योरम का ऑथेंटिक डेरिवेशन यही होना चाहिए। ये तो एक तरह से शॉर्टकट है कि हम इसको स्टेप से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया है, और वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट में इसके डेरिवेशन में आपको ये समझना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किया गया जो टोटल वर्क डन होगा ये आपके पास में उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल इसके ऊपर आते हैं हम, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी में वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर ही अगर हमें और चीज समझनी है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, कैसे कि हमें भाई वर्क एनर्जी थ्योरम तो आ गई है, साथ में अगर इसमें एक चीज देखें जो कैसे कि आपको ये चीज मिला होगा W इज इक्वल टू हाफ m V स्क्वायर माइनस हाफ m U स्क्वायर, ऐसे समझे कि ये आपके पास में फॉर्मूला आया। अब अगर बच्चों फोर्स अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, अगर कोई फोर्स ऑब्जेक्ट की स्पीड को वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है या फोर्स वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में है, तब आप देखोगे कि आपके पास में वर्क डन पॉजिटिव आएगा। यह भी ध्यान रखना। फोर्स हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि फोर्स अगर पैरेलल है V के तब आपके पास में वर्क डन पॉजिटिव होगा। आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं भाई आपके पास में हाफ m V स्क्वायर ये ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। ये कब ज्यादा हो सकता है जब फोर्स उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करे तो वो वेलोसिटी डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स है तो स्पीड ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो आपके पास में वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अगर बच्चों किसी केस में आपके पास में वर्क डन नेगेटिव आ गया, इसका मतलब आप ये समझना फोर्स जो है वो आपके पास में क्या है, अपोजिट है। वो आपके पास में क्या है, अपोजिट है। किसके अपोजिट है, वेलोसिटी के अपोजिट है। इसका मैं एक एग्जांपल दे भी सकता हूं, कैसे, मान लीजिए ये आपके पास में कोई बॉल है, अगर कोई बॉल किसी हाइट से नीचे गिरती है तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड और स्पीड की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड, दोनों की सेम डायरेक्शन में है, तो धीरे धीरे इस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी तो इसका उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आ रही है मतलब वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है तो स्पीड तो बढ़ेगी। ये चीज मैंने बताई है। यहां पे अगर इसी को हम ऐसे कर दें कि मान लीजिए आपके पास में ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप ऊपर फेंके तो फोर्स तो लग रहा है नीचे mg, और बॉडी जा रही है ऊपर, तो फोर्स नीचे डाउनवर्ड, स्पीड की डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो इस कंडीशन के अंदर आपके पास वर्क डन होगा वो कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा। तो वर्क डन नेगेटिव पॉजिटिव का समझने का मतलब यह है कि अगर आपके पास वर्क डन पॉजिटिव आ जाए तो ये समझना है कि फोर्स और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, और अगर आपके पास वर्क डन नेगेटिव आ जाए तो आपको समझना है कि जो फोर्स और वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। समझ रहे? तो अब हम दोस्तों काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होता है, और हम क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी और कुछ फिजिकल क्वांटिटी है उनके बीच में हम ग्राफ भी ड्रॉ करके देखते हैं कि किस टाइप से क्या उनके बीच में ग्राफ आता है। तो आगे का जो आपके पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के आगे, तो वो आपके पास में ये है दोस्तों कि क्या है कि रिलेशन बिटवीन, यहां पे मैं लिख देता हूं, आगे आपका अगला जो टॉपिक है वो है कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है वो हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वो होता है आपके पास में हाफ mv²। और चूंकि आप ये जानते हो कि मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपके पास में P = mv। देखो अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी को, या इसको मैं एनर्जी लिख रहा हूं, है ना, काइनेटिक है तो काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं। एनर्जी को ऐसा लिखा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी को ऐसे और मोमेंटम को ऐसे। अगर मैं इस एनर्जी वाली फॉर्मूले के अंदर ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास में ये बनेगा E = m²v² अपॉन दोस्तों 2m। और आप देखोगे कि P का फॉर्मूला m भी है तो इसको लिखा जा सकता है p² अपॉन 2m। तो आप ये कहोगे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का जो रिलेशन हुआ वो हुआ आपके पास में p² अपॉन 2m। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पे हम क्या कह सकते हैं, यहां पे हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि काइनेटिक एनर्जी किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो काइनेटिक एनर्जी ये बच्चों मोमेंटम के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है। या सॉरी इनके बीच का ग्राफ बनाएं, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनाएं तो वो ये से बनेगा आपके पास, ऐसा ग्राफ बनेगा आपके ऐसा, ठीक है। ये मान लो एनर्जी है और ये वाली एक्सिस है आपके पास में मोमेंटम है, तो आपके पास में एनर्जी और मोमेंटम के बीच का ग्राफ ये बनेगा। दूसरा कैसा, अगर आप एनर्जी और 1/m के बीच में ग्राफ बनाएं, मास के एनर्जी वर्सेस मास के बीच में ग्राफ बनाएं तो आपके पास में ये बनेगा, ठीक है। अगर उस कंडीशन में मोमेंटम कांस्टेंट हो तब, यहां पे हम ये माने हैं कि P कांस्टेंट है, यहां पे क्या माने हैं, यहां मास तो कांस्टेंट है ही, तो उस कंडीशन में आपके पास में ये ग्राफ बनेगा। तीसरा केस ऐसे कि अगर आप E वर्सेज v² के बीच में ग्राफ बनाए तो ये फिर आपके पास में ऐसा बनेगा ग्राफ। तो ये ध्यान रखना, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या होता है आपके पास में ये होता है। और हम इस मोमेंटम को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2me। ये ध्यान रखना है, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। P 2m इधर गया, 2m तो 2m e बन गया, ये p², तो p को स्क्वायर हटाने के लिए हमने यहां लगे थे स्क्वायर रूट, तो बन गया P = 2me। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख दो या इस टाइप से दो, ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन है। और अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में किस टाइप से ग्राफ वेरी करता है वो हमने ग्राफ बना दिया है, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन के अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम है उसको हमने पढ़ा है। अगर आपको इससे पहले या किसी भी टाइप की कोई न्यूमेरिकल में किसी टॉपिक के अंदर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के आप पूछेगा, ताकि हम उसको बहुत ही इजीली रेस्पॉन्ड कर पाएँ, ठीक है। इसी टाइप से आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।